नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपसे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं या आपके एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस हैं। मैंने आपके लिए सारे उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कंपाइल किया है जो भी आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। चतुर्थ सेवाओं का क्या आकार है, इसमें कौन सी क्रियाएं शामिल है। देखो, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है हर बार। अब इन्होंने क्या पूछा, चतुर्थ सेवाओं का क्या आकार है। अब आकार वाकार पे फोकस इतना नहीं करना आपको, सिंपली आपसे इस लाइन में ये पूछ रहे हैं कि चतुर्थ सेवाएं कौन सी होती हैं, यानी क्वाटरनरी सेक्टर कौन सा है। तो आप सभी को पता है ये बात तो कि चतुर्थ सेवाओं का आकार क्या है, यानी कि उसमें कौन सी चीज़ शामिल होती है। ज्ञान आधारित उद्योग, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री होती हैं वो सारी, जो पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, नॉलेज वाली चीज़ होती हैं, वो सारे के सारे नौकरियां काम धंधे किस में आते हैं, फोर्थ में आते हैं, यानी कि चतुर्थ क्रियाओं में आते हैं। तो देखो, ज्ञान आधारित सेवा सेक्टर को चतुर्थ सेवाएं कहते हैं। हो गया सिंपली एक लाइन में अंतर। ज्ञान आधारित सेवा सेक्टर यानी नॉलेज बेस्ड चीज़ें, इनमें 3 क्रियाएं शामिल है। क्रियाएं पूछे कि कौन कौन सी शामिल है। पहला है सूचना संग्रहण, वे लोग जो कि सूचना को इकट्ठी करते हैं, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। उत्पादन व प्रकीर्णन, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, प्रकीर्णन मतलब उसकी प्रोसेसिंग करना। तो इसमें चीज़ों का क्या होता है, प्रोडक्शन भी होता है और प्रोसेसिंग भी होती है। तीसरा है सूचना का उत्पादन, नई इन्फॉर्मेशन बनाना, कोई नई चीज़ बनाना, कोई नई इन्फॉर्मेशन को बनाना, सूचना का उत्पादन करना। ठीक है, जैसे कि न्यूज़ रिपोर्टर्स वगैरह भी क्या करते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, इंटरनेट से भी हमें क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशंस मिलती है ना। तो ये जो काम है सारे के सारे ये चतुर्थ सेवाओं में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पंचम क्रियाकलाप क्या है, उदाहरण दो। पंचम क्रियाकलाप वे सेवाएं हैं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। यानी कि नए टाइप की चीज़ें जो भी होती हैं, नए नए विचारों के बारे में, ठीक है, विचारों को अच्छे से एनालाइज करना, उनको जांच परख करना, ढंग से चीज़ों को इलेबोरेट करना, यानी कि नए नए आविष्कार करना या कोई भी नई टेक्नोलॉजी लेकर आना ही क्या होते हैं, पंचम क्रियाएं होती हैं। प्राय स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले ये व्यवसाय तृतीय सेक्टर का एक और उप विभाग है। तो मैंने आपको बताई थी ना ये बात की, जो हमारा फोर्थ और फिफ्थ पार्ट होता है वो थर्ड का ही एक पार्ट है। यानी थर्ड का मतलब क्या था कि हम सेवाएं करते हैं, तो उनमें से ही जो अच्छी सेवाएं हैं, ज़्यादा नॉलेज वाली सेवाएं हैं, वो फोर्थ कही जाती हैं। और उनसे भी अच्छी जो और सेवाएं हैं जिनमें कि रिसर्च वगैरह, साइंटिस्ट वगैरह आते हैं, गोल्ड कॉलर वाले आदमी जो आते हैं, तो वो सारे के सारे फिफ्थ में ऐड कर दिए जाते हैं। वैसे अगर हम देखें तो फोर्थ और फिफ्थ दोनों के दोनों थर्ड का ही पार्ट है, यही कह रहे हैं ये बात। ये जो वरिष्ठ व्यावसायिक कार्यकारियों, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्त एवं विधि परामर्शदाताओं इत्यादि की विशेष और उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखो, आपको हिंदी में ये वर्ड मुश्किल लग रहे होंगे पर है बिल्कुल सिंपल। देखो, सरकारी अधिकारी यानी कि गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, जैसे कि IAS IPS हो गए, उनकी बात हो रही है। अनुसंधान वैज्ञानिक यानी कि रिसर्च साइंटिस्ट जो होते हैं, उनकी बात हो रही है। वित्त एवं विधि परामर्शदाता यानी कि पैसे से जुड़े हुए और नई नई पॉलिसीज बनाने वाले लोग, इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो लोग, ठीक है, इनकी विशेष और उच्च वेतन यानी कि अच्छी सैलरी और स्पेशल इनकी जो पोस्ट होती है, ये सारे के सारे गोल्ड कॉलर में आते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की संरचना में उनका महत्व उनकी संख्या से कहीं अधिक होता है। जो डेवलप्ड इकोनॉमी होती है उनमें जो है बहुत महत्व होता है इन पंचम क्रियाकलाप का। जो बड़े बड़े विद्वान पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी वजह से ही आज हम टेक्नोलॉजी में इन चीज़ों में आगे बढ़े हैं, रिसर्च वगैरह हुई है बहुत सारी। इन क्वेश्चंस में आपको बुकिश लैंग्वेज ज़्यादा मिलेगी, तो मैंने आपको जैसे चैप्टर में समझाया था सिंपली, आप वैसे भी लिख सकते हो। बस आप एग्जाम्पल्स ध्यान रखना और हेडिंग वगैरह ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आप सिंपली आपको यही बताना है कि जब भी रिसर्च की बात हो, नई नई चीज़ों की बात हो, ठीक है, वो सारी की सारी किस में आएंगी, वो पंचम क्रियाकलाप में आएंगी। अगला देखो क्वेश्चन, विश्व में संचार सेवाओं की महत्ता स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है पूरा का पूरा, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है आज दुनिया में। देखो, संचार साधनों के बिना तो कुछ है ही नहीं आज के टाइम पे। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और खुद लिखने वाला क्वेश्चन है, कोई पढ़ने वाला क्वेश्चन नहीं है ये। आप अपने दिमाग से कुछ भी लिख सकते हो इसमें। आप सभी को पता है संचार सेवाएं क्या होती हैं। ट्रेन है, बस है, ठीक है, प्लेन्स हैं, उसके अलावा आपके मोबाइल फ़ोन वगैरह हैं, ये सब कुछ क्या है, एक दूसरे को कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। जो भी चीज़ आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगी वही क्या हो जाएगी, संचार सेवा हो जाएगी। तो संचार साधन शब्दों, संदेशों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि आपस में विचारों का, शब्दों का और आदमियों का इधर उधर आना जाना क्या है, संचार है। मानव विभिन्न समयों में विभिन्न प्रकार के संचार साधनों का प्रयोग करता आया है। यानी पुराने टाइम से अलग अलग टाइम के हिसाब से हम अलग अलग संचार साधनों का यूज़ करते आए हैं। पहले तार और टेलीफोन ही महत्वपूर्ण साधन थे।
पहले टेलीफोन आया जब, तो सबसे मेन टेलीफोन ही था भाई। उसके बाद क्या आए, मोबाइल, दूरभाष और उपग्रह, यानी कि बिना वायर वाले जो आप मोबाइल देखते हो वो चीज़ें आई उसके बाद। तो सैटेलाइट वगैरह आए और मोबाइल आए, इनसे संचार बहुत विकसित हो गया। इन साधनों ने संचार को प्रत्यक्ष और तत्काल बना दिया, ठीक है। यानी इन चीज़ों ने क्या कर दिया, संचार को बहुत ही ज़्यादा उसको ग्रोथ दिलाई। आज विकास अद्भुत गति से हो रहा है, यानी बहुत तगड़े तरीके से विकास हो रहा है। पहला प्रमुख पारवेदन ऑप्टिक फाइबर तारों का प्रयोग 1990 के दशक में सूचनाओं के अंकीकरण के साथ दूर संचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय हो गया। कह रहे हैं पहले तो ऑप्टिक फाइबर बिछाए गए, जिससे कि जो रेंज होती है वो और अच्छी हो गई इनकी मोबाइल वगैरह की। उसके बाद 1990 के दशक में जो है इंटरनेट आया, कंप्यूटर आया, ये चीज़ें आपस में जुड़ गई और सूचना जो है वो बहुत तगड़े तरीके से बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप इंटरनेट का प्रयोग बढ़ रहा है और क्या हो रहा है, आज के टाइम पे इंटरनेट बहुत बड़े लेवल पे फैल गया है। ये बुक का क्वेश्चन है, पर फिर भी आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो इसको। जैसे आप क्या क्या चीज़ें लिखोगे, देखो आप इसमें बताओगे इंटरनेट के बारे में कि आज इंटरनेट के बिना कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ व्हाट्सएप, फेसबुक, इन चीज़ों से होती है। और भी चीज़ें बता सकते हो कि आज जो है जो पेमेंट वगैरह है वो भी ऑनलाइन होने लगी हैं। तो सब कुछ आज दूरभाष यंत्रों से होता है। दुनिया के किसी भी कोने में बात कर सकते हो, किसी भी कोने में जुड़ सकते हो, आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो। मतलब आज इंटरनेट ने सब कुछ पॉसिबल कर दिया है। तो आपको इसमें मोबाइल के बारे में, इंटरनेट के बारे में ये सारी चीज़ें बतानी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप ऐसा ही लिखो, आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसको आप अपनी लैंग्वेज में मत लिखना, इसको आप ऐसे ही याद करना, क्योंकि इसमें जो डाटा है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन अच्छा लिखा जाएगा। देखो मैं आपको साथ साथ चीज़ें बताता भी चल रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आप बुक में से याद करो और कौन सा आप खुद लिख सकते हो। देखो जो पीछे वाले क्वेश्चन थे उनको आप खुद लिख सकते हो, पर जो ये राइन जलमार्ग का क्वेश्चन आया है इसके बारे में आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, इसको याद करना। मैंने जब आपको वीडियो कराई थी चैप्टर वाली, तब भी मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई हैं। तो देखो राइन जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाए जाने वाला आंतरिक जलमार्ग है। आंतरिक का मतलब जो कि देश के अंदर ही हो। तो ऐसा वाटरवे है राइन वाटरवे जो कि सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है पूरी दुनिया में, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यापार होता है। यूरोप का लगभग सारा व्यापार इसी रास्ते से होता है। इस कथन के संदर्भ में इस जलमार्ग के महत्व की परख कीजिए। अब कैसे भी आपसे क्वेश्चन कहें, परख करें या कुछ और करें, इसके बारे में बताओ, बताना आपको इसमें क्या है, सिंपली राइन जलमार्ग के बारे में बताना है। देखो राइन जलमार्ग, राइन वाटरवे, राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। ये बात आपको याद रखनी है कि जर्मनी और नीदरलैंड से ये नदी जाती है। यूरोप के बहुत सारे देशों में रास्ता जाता है, स्विट्ज़रलैंड वगैरह हर जगह पे पहुंचता है। यूरोप की कई सारी कंट्रीज से रास्ता गुजरता है। देखो अभी नीदरलैंड में रोटरडैम में अपने मुहाने से लेकर स्विट्ज़रलैंड में बेसल तक यह 700 किलोमीटर लंबाई में नौकायान योग्य है। ये बात आपको याद रखनी है कि कितने रास्ते पे नाव चलाई जा सकती है। तो नीदरलैंड में जगह है रोटरडैम, तो रोटरडैम से लेकर स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है बेसल। इस रास्ते पे जो है ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, यानी कि नाव चलाने के लायक है। नदी तो और भी लंबी है, पर ये 700 किलोमीटर का जो रास्ता है यहाँ पे आप नाव चला सकते हो। तो इस रास्ते से पूरे यूरोप में चीज़ें भेजी जाती हैं। तो आपको ये एरिया याद रखना है कि नीदरलैंड में रोटरडम से लेकर स्विट्ज़रलैंड के बेसल तक 700 किलोमीटर एरिया में हम नाव चला सकते हैं राइन वाटरवे में। सामुद्रिक पोत कोलोन तक पहुंच सकते हैं, और जो समुद्री किनारा है वहाँ पे कोलोन पोर्ट है, वहाँ तक ये जाता है रास्ता, ठीक है। तो इससे अच्छी बात ही क्या होगी, अब समुद्री व्यापार भी अंदर तक हो रहा है, ठीक है। पोर्ट कोलोन तक पहुंच सकते हैं हम। तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चन याद करना है, क्योंकि इसमें कई सारे नाम आएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है सारी की सारी, कि कौन सा पोर्ट है, कोलोन पोर्ट है, और कहाँ से शुरू होती थी, नीदरलैंड में रोटरडम से लेकर स्विट्ज़रलैंड के बेसल तक 700 किलोमीटर एरिया में हम नाव चला सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। देख लो इसमें भी लिखा हुआ है CBSE 2016, तो 2016 में भी पूछा है, उसके बाद भी कई बार पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखो, रूर नदी पूर्व से आकर राइन नदी में मिलती है। रूर एरिया मैंने बताया था ना, जर्मनी का आपको सबसे मेन एरिया है। रूर नदी जो है वो राइन नदी में आकर मिलती है। यह नदी एक संपन्न कोयला क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है, वही रूर वाले एरिया से आती है, यानी कि आराम से राइन नदी में कोयले को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, क्योंकि रूर नदी से आता है कोयला। रूर नदी वाले एरिया से कोयला भर भर कर आता है जहाज़ों में, फिर उस कोयले को हम राइन वाटरवे में उतार सकते हैं, तो वहाँ से वो और एरिया में भेजा जा सकता है। यह नदी एक संपन्न कोयला क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है तथा संपूर्ण नदी बेसिन विनिर्माण क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न, यानी कह रहे हैं बहुत सारे रिसोर्सेज है यहाँ पे।
इस प्रदेश में डसलडोर्फ राइन नदी पर स्थित पत्तन है, ये आपको याद रखना है। डसलडोर्फ एक पोर्ट है इस वाटरवे में, राइन वाटरवे में। रुर के दक्षिण में फैली पट्टी से होकर भारी वस्तुओं का आवागमन होता है, यानी कि रुर वाले एरिया से बहुत हैवी मटेरियल्स पहुंचाया जाता है बाकी एरिया में। यह जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जलमार्ग है। पूरी दुनिया में बिजिएस्ट रूट में से आता है ये राइन वाटरवे। प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक समुद्री जलयान तथा लगभग 2 लाख आंतरिक मालवाहक पोत वस्तुएं एवं सामग्रियों का आदान प्रदान करते हैं, यानी इतने बड़े लेवल पे यहाँ पे जहाज चलते हैं। यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, ये एरिया आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे जाता है। यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी समुद्री मार्ग से जोड़ता है। ठीक है, अब नदी है समुद्र में गिरती है जाके, तो समुद्र को कनेक्ट करता है ये इंटरनल पार्ट से, क्योंकि नदी के रास्ते से हम कहाँ जा सकते हैं, समुद्र तक जा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरवे है ये, और यहाँ से बहुत बड़े लेवल पे व्यापार भी होता है। तो आपको इसकी ये सारी बातें याद रखनी है, आपसे कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्वेश्चन की वीडियो भी बना रखी है, वो वीडियोस देख लेना। और अगर किसी बच्चे ने पहले चैप्टर वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले चैप्टर वाली वीडियोस ही देखो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स देखना, क्योंकि चैप्टर वाली वीडियोस में हमने सारे टॉपिक ये अच्छे से पढ़ रखे हैं। अगर आपने चैप्टर वाली वीडियोज़ देख ली तो आपको इन सभी के आंसर आते होंगे। तो पहले चैप्टर वाली वीडियोज़ ज़रूर देखना, और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगें तो आप वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करना और हमें कमेंट करके बताना कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो और मैं भी कह कहकर पक चुका हूं, लेकिन आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहाँ पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूं। तो प्लीज़ यार कर दो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं। तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज़।